नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रणव कौशिक एक बार फिर आपके सामने केडीटी एजुकेशन ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, जैसा कि आप सभी को पता है भाई, अपना पॉलिटी वाला सेक्शन जो हो चुका है। आज नरेंद्र सर की क्लास भी है और 8 बजे वो आप जरूर लेना, सेशन को ज्वाइन करना। और मैं जो केमिस्ट्री का सेशन है, ये केमिस्ट्री आपकी उतनी कुछ तो हमें टॉपिक वाइज कांसेप्ट वाइज कराएंगे और कुछ जो है आपकी क्वेश्चन, ठीक है। एक बार बच्चे आगे मुझे बताइए, ठीक है भाई, आ जाओ। ठीक है, हेलो हेलो मंजू, चलो ठीक है बच्चों, आज जुड़ जाओ, सारे जुड़ जाओ एक बार। केमिस्ट्री कुछ तो मैंने करा दिया था, थोड़ा सा और अपग्रेड वर्जन, कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो हमने करा दिए थे, तो आपके पीछे वाले लेक्चर से आप देख सकते हो। इसमें आपको बता दिया था मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, वो चीज क्या है, ठीक है, पदार्थ की मात्रा कितनी है, ठीक है। अब हम जो कुछ करने वाले हैं अलग, वो क्वेश्चन देखिए। पहले कुछ क्वेश्चन जिसमें हमने पहले क्या कराया था, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, पदार्थ के कितने रूप होते हैं, ये सारे से करा चुके थे। अब हम कुछ नया करने वाले हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक 4 दिसंबर 2021 को सब्जेक्ट स्पेसिफिक करा दूंगा, पटवारी का भी, ग्राम सचिव का भी। दिसंबर को, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तब तक के लिए जो हमारा कोर्स है, सिलेबस है, उसको थोड़ा पूरा कर लो। अब हम बात करते हैं अलग करने की विधि। जो पदार्थ है आपको मिले रहते हैं, उनको अलग किस तरह किया जाए, अलग किस तरह किया जाए, ठीक है। जैसे भाई एक चीज, एक सबसे पहला होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन हिंदी वालों के लिए नवाकरण है, समझ लो इसका मतलब ये है। माने बहुत जो जैसे बहुत सारे पदार्थ हैं, वो तरह तरह के पदार्थ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उनमें क्या करेंगे, उनको छोटे दो तरह के पदार्थ है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। जैसे डायमंड है, हीरा है, हीरे की एक पर्टिकुलर शेप है, हीरे की क्या है, ये भी हीरा इस तरह से, इसकी क्या है, एक पर्टिकुलर शेप है हीरे की, 4 है कार्बन, ठीक है। इसके अंदर 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। कितने डिग्री का बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट का क्या होता है, इसका एंगल होता है। इसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, क्या होती है पर्टिकुलर, उस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल शेप, हिंदी में भी बोलेंगे टेट्राहेड्रल शेप। इस तरह की शेप होती है डायमंड की। तो ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है जिसकी पर्टिकुलर शेप होती है, इसको मतलब से अलग पदार्थों में अलग से काउंट करके रख सकते हैं। ये क्रिस्टल फॉर्म है, किस फॉर्म में, इसकी डेफिनेट शेप होती है, वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होता है। और इसकी इनडेफिनेट शेप होती है, क्या होती है इसकी, कोई शेप नहीं होती, वो कैसा होता है, अमोर्फस। तो रेत आ गया, रेत, रेत कैसा है, अमोर्फस। क्वार्ट्ज पार्टिकल है, बड़े बड़े रेत के पार्टिकल, बड़े बड़े, वो कैसे होते हैं, अमोर्फस, ठीक है। तो बच्चों इस विधि में अशुद्ध ठोस जो मिश्रण है, मतलब जो इम्प्योर सॉलिड पार्टिकल है, और सॉलिड पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जो प्योर होगा उसके क्या बन जाएंगे, जैसे गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होने के बाद मतलब पहले हीटिंग कर दी, फिर वो कूल होने के बाद एक पर्टिकुलर शेप आ जाएगी, क्या आ जाएगी, उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ, तुमने पढ़ी होगी चीज सब्लिमेशन, एक चीज होती है मेल्टिंग, एक चीज होती है इवेपोरेशन। पवनांक इसको बोलते हैं, गलनांक, तो पवनांक, इसकी डिजाइन पढ़ लो, बढ़िया रहेगा, एक नंबर 1 वर्ड का ही पढ़ेगा। मेल्टिंग, मेल्ट करना, क्या करना, आइसक्रीम मेल्ट होती है, आइसक्रीम क्या होती है, तो सॉलिड से क्या होगी, लिक्विड। मेल्टिंग, कोई चीज धातु है,
और धातु मेल्ट हो जाए तो वह सॉलिड से क्या बन गई, लिक्विड। अगर मान ले मैंने लोहा है, तांबा, वो मेल्ट करेगा, क्या करेगा, तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद क्या लोहा पानी हो जाएगा, वो लिक्विड होने के बाद फिर क्या होगा, ठंडा होगा, क्या होगा फिर वो, उसकी कैसी शेप आ जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन से, कैसे क्रिस्टलाइजेशन। चलिए ठीक। तो सॉलिड से लिक्विड बनने को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। उसके लिए कौन सा पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, कौन सा होता है, क्लियर। एक कवथनांक, कवथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट बच्चों, जब पानी गर्म होगा 100 डिग्री पे पानी क्या बढ़ जाएगा, भाप बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, भाप बढ़ेगा तो लिक्विड रहेगा या गैस हो जाएगा, गैस हो जाएगा ना। तो सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग और लिक्विड से गैस को इवेपोरेशन। तो पानी क्या होगा, इवेपोरेट। चलिए अब मैं डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बना दूं, डायरेक्ट सॉलिड से क्या बना दी, गैस। जैसे कंपूर, कंपूर होता है जो आप उसमें अमोनिया में यूज करते हैं, क्या यूज, तुम डायरेक्ट के डाला उनमें डाला, के सॉलिड है, क्या लिक्विड हो रहा है, सीधा गैस बन गया। तो सॉलिड पार्टिकल का गैस पार्टिकल में बदल जाना, और फिर उसको ठंडा कर ले, मान ले कोई चीज होती है तो उसको बोलेंगे सब्लिमेशन, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और उसके अलग से पार्टिकल निकाल दो तो बाहर क्रिस्टलाइजेशन। डाउट तीनों चीज समझा रहे। अच्छा, धरती पर सबसे ज्यादा की कौन सी चीज होती है, धरती से ज्यादा, पहली बात तो धातु है, धातु पता है सब, धातु के है, धातु के है। धातु वो चीज होती है, मेटल वो चीज होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन तो हमारे अंदर है, तुम्हारे यहाँ पता नहीं है। फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चों लिख क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है जिसके अंदर मूवमेंट हो सके। जैसे मैं बोलूं कि धातु की तारें निकाल दी, जैसे मैं बोलूं क्या ऑक्सीजन की तार काट दोगे, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की गैस है, फॉस्फोरस की तार निकट है, क्या फॉस्फोरस होता नहीं होता है, पर वो गैस नहीं है। धातु भी होती हैं जिनके अंदर से करंट पास, उसके क्या, उसके कंडक्टर होगी, चालक, ऐसी कंडक्टर। धातुओं की तारें बना, तारे निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, तो इनको बोलते हैं डक्टाइल इन नेचर, डक्टाइल। तो डक्टाइल वर्ड किसके लिए हो गया, इसी के लिए तारे। धातुओं की चादर बनाई जाए, बना सोने की चादर, मतलब अपना चांदी की फिल्म, सोने की फिल्म, तांबे की फिल्म, उसमें क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। इंग्लिश के वर्ड भी साथ ही साथ तो तुम्हारे काम यूज होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, एक आरती में। तो मेलेबिलिटी क्या बोलते हैं, जिससे क्या बनाए, चादरें, ये साथ ही साथ। तो धातुओं का वो गुण जिससे चादरें बनाई जाए, थिन फिल्म बनाई जाए, थिन फिल्म बनाई जाए, वो तो कौन सा फैक्टर हो गया, मेलेबिलिटी। तो कौन सा हो गया, मेलेबिलिटी। जिनसे देखिए वो सारे की चीज आई, वो कौन सा फैक्टर हो गया, डक्टाइल। ठीक है। तो अपने यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोस्टली धातु जो ना वो सॉलिड फॉर्म में है, उस धातु के फॉर्म में एक आधी है लिक्विड फॉर्म में, ऊपर सी मरकरी, मरकरी का सिंबल, मरकरी को हिंदी में क्या बोलेंगे, पारा, क्या बोलेंगे, उसका सिंबल क्या है, Hg, ये उसका सिंबल लिख लो। किस फॉर्म में होती है मरकरी, पारा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड में, पारा किस होता है, क्या हाँ, इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट करके कैटायन बनाए, बिल्कुल मंजूर। पर मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ क्योंकि थोड़े बच्चों को बेसिक भी नहीं आता ना, उसको लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा उसको लेके चल रहा हूँ। मंजूर आज की क्लास आपके लिए तो बेस्ट ही रहेगी क्योंकि बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। तो फिर फरमा जा, कौन सी ऐसी धातु लिक्विड है, मतलब सारे सोल्यूट सारे के हैं सोल्यूट। मोस्टली जो है धातु होती है, मोस्टली जो क्या होती है धातु, ये सारी की होती है गैस, कौन सी होती है, परंतु कुछ ऐसी होती है जो गैस ना, जो फॉस्फोरस होगी, ये होगी। तो अपनी पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा पृथ्वी पे पाया जाता है रेत, रेत तो सबसे ज्यादा। तो रेत किसका बड़ा है, I42, आई। तो बता ऑक्सीजन ज्यादा है, सिलिकॉन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा। तो धरती पे, धरती का मतलब अर्थ तरफ, अर्थ का मतलब है अर्थ की ऊपरी सतह, अर्थ की तीन तीन सतह होती हैं अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल, कोर,
कितनी होती है अर्थ की भूगर्भिक संरचना, अंदर की संरचना कितनी? 3। क्रस्ट, मेंटल, कोर। ऊपर वाली को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में ज्यादा कौन सी चीज पाई जाएगी? ऑक्सीजन। क्या पाई जाएगी बच्चों? ऑक्सीजन कितनी? 40%। ठीक है, ऑक्सीजन बताओ धातु है? धातु है धातु ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीजन की है धातु। तो दूसरे नंबर पर जो पाई जाएगी बाकी है सिलिकॉन। तो बड़ी पाई जाएगी बाकी है धातु। तो अब मैं बात करूं अर्थ पर पाए जाने वाला जो धातु है, धातु दोनों को क्या बोलेंगे? तत्व। क्या बोलेंगे? धातु भी तत्व है, धातु भी तत्व। तत्व का मतलब है जो अर्थ पे पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से जो चीज पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? तत्व, एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का सुन, एलिमेंट तत्व बोलते हैं उसने। एलिमेंट दो तरह के, मेटल और नॉन मेटल। अब मैं बात करूं तो बताओ अर्थ पर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑक्सीजन की। और वो एलिमेंट क्या कौन सा? धातु है, धातु है। तो ये तो अर्थ पे कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन। तीसरे नंबर का एलिमेंट मिलता है एल्यूमिनियम। क्या मिलता है? अब बताओ एल्यूमिनियम एलिमेंट तो है भी, धातु है या धातु है? एल्यूमिनियम धातु ना, मेटल ना। तो अब मैं पूछूं, ध्यान से आंसर देना, अर्थ पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व कौन सा? क्या है? ऑक्सीजन एलिमेंट। अर्थ पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा पदार्थ वो भी ऑक्सीजन, और वो क्या है? नॉन मेटल। अब मैंने बोला अर्थ पर पाए जाने वाली सबसे ज्यादा मेटल, तो उस क्वेश्चन का आंसर आंसर दियो कि पूछ रहे ज्यादा सब्सटेंस पूछ रहे हैं, ज्यादा सब्सटेंस ऑक्सीजन, और वो ज्यादा क्या पूछ तुमसे? मेटल का नाम पूछ जो कि देना है एल्यूमिनियम। चलिए एल्यूमिनियम के बाद एल्यूमिनियम पाया जाता लगभग 8%। एल्यूमिनियम के बाद पाया जाता लोहा, आयरन, फिर कैल्शियम। 3 याद रख लो, ठीक है। अब मैं ब्रह्मांड की बात करूं, किसकी बात करूं? ब्रह्मांड में क्या है? सब कुछ ऊपर नीचे है। कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक बम है? हाइड्रोजन। सूर्य के तारा, तारे में क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। अपने ऐसे बहुत सारे के ब्रह्मांड में तारे, ब्रह्मांड में सारे तारे में ऊर्जा होगी, ऊर्जा का सोर्स क्या? हाइड्रोजन, हीलियम। तो मतलब ब्रह्मांड में ज्यादा पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, तेल, हीलियम। क्लियर हो गया कहानी? आगे पूछो। अगली विधि बताते हैं तुम्हें, डिस्टिलेशन। दो चीजों, 2 3 4 चीजों जिनके कवतनांक, कवतनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। किसमें डिफरेंस हो? एक ट्यूब ले ली, उस ट्यूब में मान लो आड़े तो टेम्परेचर 70 डिग्री, आड़े 80, यहाँ पे 90। तो ट्यूब में तुमने वो डाल दिया लिक्विड, जो 70 डिग्री पे बॉइल हो जाएगा वो इस नोजल से बाहर निकल जाएगा, जो 80 से बाहर 80 हो जाएगा वो। तो 3 4 मिक्सिंग पदार्थ है, ऐसा लिक्विड है जो मिक्स हो रहे हैं, जो अगर उसमें जो चीज तुमने निकालनी है उसके किसके बेसिस पे निकाल दो? बॉइलिंग पॉइंट। किस पे? क्वथनांक। तो उस विधि को क्या बोलोगे? डिस्टिलेशन। तो क्या करो, शॉर्ट में लिख लो, डिस्टिलेशन किसके बेसिस पर? बॉइलिंग पॉइंट। तो अलग अलग पदार्थ मिल जाएंगे, कैसे हो गए? वेपोरेट हो गए, वेपोरेट होकर मिल जाएंगे ना, वेपोराइजेशन पर अलग अलग कर लेंगे, निकाल देंगे। सब्लिमेशन बता दी, सब्लिमेशन डायरेक्ट सॉलिड से गैस। देख लिया ना, डिस्टिलेशन किसके बेस पे है? बॉइलिंग पॉइंट। सब्लिमेशन की डायरेक्ट सॉलिड से गैस। देख लो तो ना, इसी डिस्टिलेशन को मैं बोलती हूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल पावर यूज कर दिया, अलग अलग नोजल यूज कर दिया। जैसे तुमने ले लिया क्रूड पेट्रोलियम, एग्जांपल लिख लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोल आती है, कच्चे तेल में क्या होता है? कच्चे तेल में डीजल हुआ है, पेट्रोल हुआ है, वैक्स हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो उसमें अलग अलग टेम्परेचर होगा ना, डीजल अलग टेम्परेचर पर करे, पेट्रोल जल्दी करे, ज्यादा कुछ करे, जल्दी जले है। तो उनको सारों को कच्चा तेल टावर में डाल दिया और अलग अलग के डाला उसमें, अलग अलग जगह बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग जगह चीजें निकल जाएंगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस में होता है? कच्चे तेल में। किस किस फंक्शन पे कार्य करता है? ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट? क्रोमेटोग्राफी।
वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी हिंदी में बोलो वर्ण लेखन, इंग्लिश में नहीं समझा करो पर ज्यादा भी बता दी बच्चे हिंदी की फीलिंग लेना चाहते हैं। क्रोमो मैंने कलर, क्रोमो मैंने तो कलरों की स्टडी कराना क्या हो गया क्रोमोलॉजी, कलर स्टडी कराना क्रोमोलॉजी। ग्राफी होता है किसी चार्ट का प्रेजेंट करना, किस प्रेजेंट करना, जैसे हम बोले कार्टोग्राफी, तो लिखना बोल रहे हैं, लिखने क्या बोलेंगे कार्टोग्राफी। तो यहाँ से चीज क्लियर होगा बच्चों, क्रोमो मैंने कलर। अब कलर की हम बात करें तो कलर के बेसिस अलग अलग करें तो हम एक वो ले लेंगे, एक शीट लेंगे, उस शीट में लिक्विड जो उसने डाल देंगे। अब उस लिक्विड में तीन चार चीज होती है मिक्स, अलग अलग की अलग अलग के होता है नेचर, अलग अलग की होती है स्पीड, अलग अलग के होता है नेचर। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर की वजह से डिफरेंट डिफरेंट उसको शीट पे अलग अलग निकालना, शीट पे वो उनका कैरेक्टर साइज का भी हो सकता है, उनका कैरेक्टर स्पीड का भी हो सकता है, वो किसी चीज से रिएक्ट करने का भी हो सकता है, तो अलग अलग। जैसे साइज के बेसिस पे हो तो साइज क्रोमेटोग्राफी, किसी चीज के ऊपर हो तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर पे अलग अलग चीजों को अलग अलग करना तो क्या बोलते हैं बच्चों क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन क्षमता पेपर में अगर मान लो तुमने देख लो यो लिया तुमने कागज लिया, कागज में तुमने तेल और पानी डाला, तो तेल क्या करेगा ज्यादा लेवल तक चला जाएगा, उसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या है ज्यादा, पानी की क्या है कम। तो कौन से तरीके से पानी तेल कर दिया अलग क्रोमेटो एब्जॉर्प्शन की। क्लियर बच्चों। स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम का मतलब भाप, इतना तगड़ा टेम्परेचर कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाप में, भाप में कन्वर्ट होकर वेपर्स बन गए, फिर वेपर्स में क्या कर लेंगे ठंडे, ठंडे कर लेंगे नहीं कर लेंगे बस मिल जाएगी। चलिए आगे आ जाए, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बता दिया। आज एट वो मैंने तब तो वो भी कर वो करा रखे थे पहले बार में बिल्कुल में तो टॉपिक उसमें आइसोबार आइसोटोप्स वगैरह हो रही है हमारे कोर्स में करा रखे आइसोबार आइसोटोप्स वगैरह, उसके लिए कोई टेंशन मत लेना। आइसोबार आइसोटोप के धातु करा दिया, मोल आज मोल पे आ गए, मोल कंसेप्ट है क्या। हमें किसी चीज को मापना है, उसको मापेंगे किस तरीके से, हमें एक चीज की स्टैंडर्ड पता करनी है। जैसे कार्बन 12 ग्राम, कार्बन का कितना मास, इस 12 ग्राम कार्बन को तो तोड़ के देखेंगे ना, क्या करेंगे तोड़ के देखेंगे तो इसके अंदर कार्बन के पार्टिकल मिलेंगे, क्या मिलेंगे कार्बन के पार्टिकल। ये पार्टिकल गिनेंगे ना तो ये पाओगे 6.02 10⁻23 पार्टिकल। तो नंबर हो गया नहीं हो गया स्पेसिफिक। कार्बन का एक मास लिया स्टैंडर्ड मास 12 ग्राम, ठीक है, उसको फिर क्या करा साइंटिस्टों ने इसको तोड़ के देखा, तोड़ के देखने के बाद कितने पार्टिकल पाए उसमें 6.022 10⁻23 पार्टिकल। इसको नाम दिया साइंटिस्टों ने एवोगैड्रो नंबर। कौन सा नंबर बच्चों, एवोगैड्रो नंबर क्या हो गया 6.022 10⁻23 पार्टिकल। ये ना स्टैंडर्ड हो गया क्योंकि कार्बन का स्टैंडर्ड मास कितना 12 ग्राम। अगर मैं चीज लूं जिसमें कार्बन का मास 24 ग्राम हो, कितना हो तो तब कितने पार्टिकल पाऊंगी इसमें, दुगने पा जाएंगे तो कितने हो गए 2 गुना 6.022 10⁻23 पार्टिकल। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड होता है 14 ग्राम, कितना बच्चों कार्बन का कितना 12 ग्राम, कार्बन कितना हाइड्रोजन कितना 14 ग्राम। बात समझ आ गई नहीं, तो अलग स्टैंडर्ड हो गया। तो नाइट्रोजन के 14 ग्राम में कितने पार्टिकल पाऊंगी 6.022 10⁻23 किसके पार्टिकल नाइट्रोजन के। अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन के 7 ग्राम में कितने पाऊंगी फिर दिखाई देगा 3.001 10⁻23 पार्टिकल। इससे कंसेप्ट बढ़ाया उन्होंने, हर एक चीज का जो स्टैंडर्ड मास होता है क्या होता है उसे उसका बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं बच्चों
जैसे कार्बन के केस में क्या है, कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम, और नाइट्रोजन के केस में उसका क्या मोलर मास है। तो जिस भी चीज का मोलर मास होगा उसमें स्टैंडर्ड के पार्टिकल पाओगे, कितने पार्टिकल पाओगे, कितने पाओगे, उस मास में जितना हम कम करते जाएंगे उसी के हिसाब से क्या चेंज होते जाएंगे उसके पार्टिकल। चलिए अरे चीज होती ही, हाँ यूनिवर्स में हाइड्रोजन, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन, बिल्कुल ठीक है। वातावरण से ज्यादा कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, ठीक है ना। धरती पे ऑक्सीजन, और मेटल पूछे तो एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये तो बता दी पार्टिकल पाओगे। अब ये क्या, किसी भी चीज, अब बताओ गैस है, गैस में तो क्या पाओगे, पार्टिकल या लिक्विड, लिक्विड पाओगे। तो उसने कहा जिस प्रकार स्टैंडर्ड मास में, किस मास में, स्टैंडर्ड मास में पार्टिकल मिलते हैं उसी प्रकार में स्टैंडर्ड मास में वॉल्यूम भी मिलता है। किसी भी चीज का स्टैंडर्ड मास होगा उसमें कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम। कितना, एट एसटीपी, एट एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर सबसे बढ़िया है बताओ, गर्म है तो कुछ नहीं हो। अब का कितना टेम्परेचर है बात करें दिन में, 35 है दिन में, 22-30 है ना। तो 20 से 25 के साथ टेम्परेचर होगा, गर्मी का बढ़िया टेम्परेचर होगा, सही ना। क्यों, तो क्या करते हैं, तो 20 से 25 डिग्री में बोलते हैं रूम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, एसी कितने पर चल रहा है, 25 पे, क्यों उनके बोले रूम टेम्परेचर। तो 20 से 25 के टेम्परेचर क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, 20 से कम होगा तो क्या हो गया, ठंड, 25 पर जाके क्या होगी, और प्रेशर कितना होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी चीज का 22.4 लीटर होगा तो वो भी क्या होगा, उसका 1 मोल क्या होगा। तो मतलब कार्बन का 1 मोल कितने ग्राम में होगा, 12 ग्राम में। और वो पार्टिकल को लोग कितने पार्टिकल, 6.0020 पर। और कार्बन का मान ली वॉल्यूम बढ़ता हो तो कितना वॉल्यूम होना चाहिए उसका, तो होगा 1 मोल 22.4। अब मैंने बोल दिया कोई गैस दे दी, मान लिया तो गैस दे दी CO2, उसका 22.4 लीटर है, क्या है। तो बताओ अगर उसका वॉल्यूम 11.2 लीटर हो, बताओ उसमें कितने पार्टिकल होंगे, आधे कितने पार्टिकल, 22.4 लीटर किसको दिखाता है, 1 मोल को। 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, आगे बात सुने, तो 11.2 में कितने होंगे, आधे। तो मतलब मास में तो मास काउंट करियो और वॉल्यूम में क्या काउंट करोगे, 22.4। दोबारा क्वेश्चन मैं तो मैंने तुम्हें बोला CO2 है, CO2 का मास का कितना है, कार्बन का मास, ऑक्सीजन का थोड़ा, एक है तो ऑक्सीजन, तो 16 गुणा 2, 12, 16 दूनी कितना मास हो गया, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम इसका स्टैंडर्ड मास हो गया, नहीं हो गया। 40 ग्राम में कितने पार्टिकल पाओगे बताओ, 6.022 10⁻⁻23 CO2 पार्टिकल होंगे, नहीं होंगे, क्या स्टैंडर्ड मास हो गया, नहीं हो गया। अब मैं कहूँ CO2 का मास दे रखा है 11 ग्राम, कितना दे रखा है, तो 11 ग्राम कितने पार्टिकल होंगे, अपन फोर कर देंगे इसके, क्यों, क्योंकि CO2 का स्टैंडर्ड मास कितना कर दिया, 1 दिया होगा तो स्टैंडर्ड मास दिया होगा तो वो तो कुछ जगह स्टैंडर्ड मास में, स्टैंडर्ड मास का मतलब भाई कितना हो जाएगा, अब वो मास दे देगा उनके काट देंगे, उसकी उसकी रेशो देख लियो, भाई रेशो किसकी होगी, पार्टिकल की। वो तुम्हें कहता था ठीक करा हमारे कितना है, फिर कर देते इसमें दोड़ा कर देते। अब मैंने बताया तो मास की टर्म में, किसकी टर्म में, अब मैं कह दूं इसमें CO2 के 88 ग्राम में कितना वॉल्यूम पाओगे उसकी गैस का, जब स्टैंडर्ड था 44 थे तो कितने पार्टिकल थे, ये तो पार्टिकल की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, अब मैंने बताया कि वॉल्यूम की स्टैंडर्ड वैल्यू होगी 22.4, वो क्या 88 ग्राम है, क्या है, तो कितना वॉल्यूम पाओगे उसका, दुगना हो जाएगा ना। अब वो कुछ 11 ग्राम CO2 में किसमें कितना हो जाएगा, इतना 22.4 का की गलती होगी,
वॉल्यूम भी उसकी रेफरेंस में। ध्यान रखो इसमें पार्टिकल ऑफ स्टैंडर्ड तो क्या होता है 6.02 to 10⁻23 और वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड पूछा तो क्लियर मास के लिखेगा मोल के कारण जो लीरा की मोल सुन इस आप मोल के क्वेश्चन काटने आगे आ जाओ। इलेक्ट्रॉन किसने करा भाई जे थॉमसन किसने करा। प्रोटॉन किसने करा गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ना हो तो रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन किसने करा जे थॉमसन ने। प्रोटॉन करा गोल्डस्टीन ने और गोल्डस्टीन ना हो तो जे थॉमसन रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन ना हो तो रदरफोर्ड ठीक है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन करा जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे या कोई सब्सटेंस है उसके ऊपर लाइट पड़ेगी क्या पड़ेगी लाइट पड़ेगी तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे क्या निकल जाएंगे फोटो मैंने लाइट इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन लाइट पड़ने से किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलना लाइट पड़ने से किसी के अंदर इसी के बोलोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके लिए किसको मिला था नोबेल प्राइज अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से क्या मिला था नोबेल प्राइज। ये एटॉमिक नंबर वगैरह में करा चुका हूं एटॉमिक नंबर मास नंबर ये सारी चीजें आपको करा चुका हूं ठीक है। अब इसके अनुसार उसने कही थी जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की है किस प्रकार की है जैसे ये पार्टिकल नेचर की कण प्रकार की किस प्रकार की कण प्रकार की। फिर एक और आया प्लैंक प्लैंक था साइंटिस्ट बड़ा साइंटिस्ट था उसने कहा जो ये पार्टिकल है ना कण है ये अकेले अकेले ना घूमते एक पैकेट होया करे इस तरह पैकेट होया करे और उस पैकेट को उसने क्या नाम दिया फोटोन। क्या नाम दिया प्रोटॉन नहीं फोटोन। तो पार्टिकल नेचर की हो कण कण हो या बात किसने कही एल्बर्ट आइंस्टीन ने ठीक है। परंतु वे जो पार्टिकल कण कण हो वे किस फॉर्म में हो पैकेट में किसमें हो पर किसने कही प्लैंक्स और पैकेट को क्या कहा है फोटोन क्या कहा है और उसने थ्योरी बनाई एनर्जी जो इस पैकेट में जो ऊर्जा होगी इस पैकेट में जो ऊर्जा होगी वह उस पार्टिकल के वह उस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है समझो। फ्रीक्वेंसी आ रहे एक सेकंड में कोई एक्टिविटी कितनी बार हो एक सेकंड में तो एक सेकंड में मैंने कितनी नंबर ऑफ साइकिल हुई कितनी उसने क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो जितनी नंबर ऑफ साइकिल होंगी उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी नहीं होगी। तो उसने क्या कही ऊर्जा जो है फ्रीक्वेंसी की किसके क्या होगी कैसी प्रोपोर्शनल डायरेक्टली का मतलब ऊर्जा बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो बढ़ेगी। तो इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाओगे क्वेश्चन लगाओगे नहीं लगाओगे तो इसको हटाने के लिए क्वेश्चन लगाया तो E = h म्यू E = h म्यू फ्रीक्वेंसी को मापते हैं हर्ट्ज में कितना मापते बच्चों तो h यहां पर कांस्टेंट हो गया h यहां पर क्या हो गया जो कांस्टेंट है वो साइंटिस्ट के नाम पे दिया है या थ्योरी किसने दी है इसलिए इसको नाम क्या दे दिया प्लैंक्स कांस्टेंट क्या नाम दे दिया चलिए इसकी वैल्यू लिखो 6.62 power -34 जूल सेकंड 6.62 10 raised to power -34 जूल सेकंड। जूल किसकी ऊर्जा है जूल किसकी है ऊर्जा की जूल किसकी है तो ऊर्जा हो क्या है सेकंड किसका है
टाइम का मैंने बोला था 1/t, 1/सेकंड, 1/सेकंड किसकी होगी फ्रीक्वेंसी, बोला था ना 1 सेकंड में कितनी, तो लिख लो 1/सेकंड। तो मैं सेकंड इनवर्स बोल दूं, सेकंड इनवर्स किसकी होगी, हो जाएगी, होगी नहीं होगी? आइसोबार्स के मैंने लेक्चर करा दिए हैं, वो मैं देख लियो, तो मैं ना होंगे तो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना उस चीज की। आज कुछ गैसों के नियम, गैस लॉ ना होंगे तो वो करा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। गैसों के नियम जैसे बॉयल्स लॉ, काइनेटिक एनर्जी है मैडम, वो अमित कुमार काइनेटिक एनर्जी है, E = mv², काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, अमित कुमार हाफ mv² होता है। वो काइनेटिक एनर्जी का होता है, मैंने बोली है बेसिक क्लास करा रहा हूँ, जो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्लास है, थोड़ी थोड़ी क्लास बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। वो काइनेटिक एनर्जी का होता है, काइनेटिक एनर्जी = हाफ mv²। गैस किसके लॉ, जैसे बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम ये कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक सतही टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब समझो ध्यान से, अगर मैं तापमान सेम रखूं, हाँ किसी भी चीज की हो, किसी भी एनर्जी की, किसी भी फॉर्मेट की, उसकी जूल होती है, ऊर्जा की, हीट उसकी भी जूल होगी। कैलोरी जूल से ऊपर वाली यूनिट होती है 4.186, देख लो, एक कैलोरी में जो होते हैं बच्चों 4.186 जूल होते हैं। कैलोरी अपना फूड फॉर्म मापना हो ना, फूड वगैरह मापना हो तो हम किसे मापते हैं, कैलोरी। एक कैलोरी में कितने जूल, 186, ठीक है। ऊर्जा बटे टाइम, ऊर्जा बटे, तो जूल बटे टी, टाइम मैंने सेकंड, बाकी होती पावर, क्या होती है, पावर को मापते हैं वाट में, और किसे मापते हैं वाट में, क्लियर। ठीक है, अब मैंने बात करी गैस के खिलाफ, ध्यान से समझ लो, ये कह रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा, आपने प्रेशर बढ़ाया तो उससे वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। प्रेशर हटाया तो ये हो सिंपल ला, कौन सा ला, बॉयल्स ला, कौन सा ला, अब आ जाओ चार्ल्स ला। यो कांस्टेंट टेम्परेचर बता, इसमें वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बताओ, जहां गर्म पानी करें, ये बढ़ाया तुमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम बता क्या बढ़ेगा, स्टार्टिंग वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो तो तरह स्टीम का रिलाइजर हुआ है ना, मैंने बोला कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर की रहा टेम्परेचर बढ़ा के रहा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा होगा किसी का टेम्परेचर बढ़ेगा। समुद्र है, समुद्र में देखो इसके ऊपर क्या काम करे, CO2 गैस है, CO2 गैस क्या करे, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस क्या वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा दे, CO2 गैस अल्टीमेटली ऊपर जा है, अरे क्या है ना सिंक, एक है सोर्स जहां से चीज पैदा हुई, एक है ना सिंक जहां पर चीज जा, जैसे पौधे, पौधे CO2 का क्या सोर्स है, सिंक है, सिंक है, वहां पर क्या हो खत्म हो गए, तो जितने वन होंगे उतनी CO2 खत्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी, जितने व्हीकल होंगे उससे क्या बढ़ेगा, सोर्स है सिंक है, व्हीकल सोर्स है। अब मैंने बात करी बच्चों, जब यह CO2 पौधे बना जाता है, इतने वन काटा, तो दूसरी जाए ओशियन में, किसमें जाए, ओशियन में बहुत सारे जीव जंतु रहने के रहे हैं हमें, तो जब ओशियन में CO2 जा है तो CO2 का हीटिंग इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट,
CO2 अगर इन्वायरमेंट में रहेगी, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा देगी, और ओशियन में रहोगी तो ओशियन का टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ने से उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसीलिए जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अर्बन काट रहे हैं, तो CO2 बढ़ी, पर जानी चाहिए वन में, वन कट रहे हैं तो वन में जाने की बजाय वो कहाँ जा रही है, ओशियन में, ओशियन में जा रही है, तो ओशियन का टेम्परेचर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से उसका क्या हो रहा है, क्योंकि CO2 जो होगी टेम्परेचर बढ़ाओगी, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जो कोस्टल सिटीज है, कोस्टल कंट्री है, उनके ऊपर सुनामी भी आ रही है, और उनके ऊपर पानी भी ऊपर जा रहा है, तो उनको डूबने का खतरा हो रहा है। तो भारत की वजह से श्रीलंका का अस्तित्व किसमें आ रहा है, खतरे में। मालदीव का अस्तित्व क्या है, खतरे में, क्योंकि वे क्या है, टापू चारों तरफ के है पानी, और अपने तमिलनाडु का अस्तित्व क्या हमारा है, खतरे में, वे भी क्या है, पानी के। कौन सा ला रही हो, कौन सा ला बच्चों, आ जाओ। चलो तुम आज थोड़ा इतना ही कर लो, ये 5-7 क्लास होगी इसकी, 5-7 क्लासों में बेटा पूरा करा दूंगा इसमें, केमिस्ट्री आराम आराम से करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, बेसिक था इसलिए इतना था। ओके।